मनीष जी, इन लोगों का भी बात सुन लीजिए। देखिए बाबू, कल कहाँ तक पढ़ के गए थे बताइए। सी हो गया था, ठीक है। देखिए, तो चैप्टर नेम तो आपका वही है, मूविंग चार्जेज मैग्नेटिज्म, और लेक्चर नंबर आपका है ये 2, है ना। क्या, चलो सब टॉपिक जो है आज ये थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए, कल हम लोगों ने ओनली देखे होंगे मैग्नेटिक फील्ड को जाना, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट पे फॉर द स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर उसके अंदर आपका क्या था, उसमें अगर मैं एक करंट एलिमेंट मानता हूँ तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डी बी, जो कि हमारा आया था कितना, μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r², ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। तो आज इसी चीज़ का बायोट-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन के बेस पे, मतलब एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ हम लोगों को पढ़ना है। बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड, बहुत टॉपिक, मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकालना, बहुत अलग अलग तरह के करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए वो हम लोग देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो शुरुआत में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड चीज़ देखते हैं। अब फिर लास्ट में इस चैप्टर का एक दूसरा पार्ट होगा जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। एक्चुअली में अभी हम लोग किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो कल मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए कितना होता है ये देखा था हम लोगों ने, ठीक है। अब देखो, आज हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट वायर भी आप कह सकते हैं इसको, इसके वजह से देखेंगे। और भी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग एट द सेंटर। ये सब टॉपिक हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। चलिए इधर देखो जरा, बायोट-सेवर्ट लॉ में बायोट-सेवर्ट लॉ में हम लोगों ने बाबू देखा था कि एक अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसका छोटा सा अगर आप, ठीक है, करंट एलिमेंट अगर कंसीडर करते हैं और वो आपका IDL था और इससे r डिस्टेंस पे अगर पॉइंट P है, वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट, तो वो आपका dB जो आया था वो हम लोगों ने देखा, और ये एंगल थीटा पे, तो वो dB का मैग्नीट्यूड हमारा आया था dB = μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन में r²। बाबू ये मैग्नीट्यूड वर्जन हम लोगों ने देखा था, ठीक है। डायरेक्शन के लिए क्या, मैग्नेटिक फील्ड कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, कल बताया हूँ, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। इसके पास मैग्नीट्यूड के अलावा और क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन पे बात नहीं किए थे, ठीक है। तो आज देखिए डायरेक्शन ऑफ, देखते चलना है बोर्ड पे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक
फील्ड ये कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। dv पे आपका वेक्टर चढ़ जाएगा। अब डायरेक्शन की बात हो रही है तो मैग्नीट्यूड फॉर्म जो था उसको एज इट इज़ लिखेंगे आई डी एल साइन थीटा। तो देखो dl एक वेक्टर था और इसमें क्रॉस हम लोग करते हैं r के साथ, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का आप पढ़े होंगे क्लास 11 में। तो पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो आप देखें dl क्रॉस r ये हमने करा और नीचे हो जाता है आपका r क्यूब। अब देखो ध्यान से है क्या, एक्चुअली में हमारा क्या था, dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल। और देखो इसका जो डायरेक्शन होता है ना, ये एक्चुअली में हम लोग क्रॉस किसके साथ करते हैं, तो r कैप के साथ, ठीक है। और नीचे में जैसे एक r स्क्वायर था जो पहले से था, देखो r स्क्वायर था, ठीक है। तो इस r, देखो r कैप क्या बताता है, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, एक चीज़ बताइए, यूनिट फैक्टर किसके लिए आप यूज करते हैं, यूनिट फैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, ठीक है। वो किसी में अगर गुना होता है बाबू, ध्यान से समझना चीज़ों को। अगर फिजिक्स में चीज़ों को समझते हैं ना तो सब कुछ समझ आता है, हर चीज़ का रीजन है। यहाँ थोड़ा केमिस्ट्री की तरह एक्सेप्शन भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो चीज़ों को समझना है, फिर आपको दिक्कत आए तो आप एकदम उसी समय हाथ खड़ा करके पूछिए। मैं अब जब तक आपको समझ नहीं आएगी मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तब समझ आएगी, ठीक है। अब देखिए मैं बात कर रहा था यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर क्या था, यूनिट वेक्टर का हमारा रोल ये होता था कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता था। वो किसी चीज़ में अगर उसको गुना, किसी और वेक्टर में गुना करो तो फिर क्या होता है, एक्चुअली किसी चीज़ को उसको गुना करना चाहिए। मान लो कि एक मैग्नीट्यूड है, कोई नंबर है और उसको आप यूनिट वेक्टर से अगर गुना करते हैं तो क्या उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आएगा, नहीं। 1 से गुना करने से कोई चेंज नहीं आता, वही नंबर मिलेगा, बट आपका डायरेक्शन मतलब क्या आ जाएगा उसमें, समझ में आ रहा है ना। तो यूनिट वेक्टर बेसिकली हम किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, डायरेक्शन के लिए, समझ आया। तो देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, ये जो है ये बताएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। अब ये जो आर कैप है एक यूनिट वेक्टर है। तो याद होगा आपको क्लास 11 में कि किसी एक वेक्टर का, मान लो वेक्टर ए है, ठीक है। वेक्टर ए को आप कैसे लिखते हैं, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और इसमें गुना आप क्या करते हो, इस वेक्टर का, बताओ क्या, यूनिट वेक्टर से गुना कर देते हैं तो ये हमारा पूरी वेक्टर मिल जाती है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो मैग्नीट्यूड तो ये हो गया और डायरेक्शन के लिए आपने क्या लगा दिया, ए कैप, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए कैप इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, समझ में आया। तो जैसे यहाँ देखो एक आर वेक्टर कल हम बताए थे आपको पोजीशन वेक्टर था, तो अब इसको वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ये आर वेक्टर ये हो गया जिसका पोजीशन क्या हो गया, यहाँ से इस तरफ ये डायरेक्शन हो गया, समझ में आ रहा है। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर है। तो देखो आर, इस यूनिट वेक्टर को आप लिखोगे तो क्या लिखेंगे, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, देखिए जैसे ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे लिखे थे, वेक्टर ए को किससे भाग दिए थे, उसके मैग्नीट्यूड से, तो क्या मिल गया था, उसका यूनिट वेक्टर। वैसे ही आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे हमको, ये आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा, तो ये मिलने का तरीका है कि आप क्रॉस कर दो क्या, इसके वेक्टर से और इसके मैग्नीट्यूड को भाग दे दो तो क्या मिल जाएगा, देखो वहाँ भी वही चीज़ है। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर और उसका मेन वेक्टर क्या चल जाएगा, उस पर वेक्टर का साइन, ठीक है। तो आर वेक्टर में आपने उसके मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी डाल सकते हो, ऐसे देखो ये मैग्नीट्यूड जिसको मैंने आर मान लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में यही चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ध्यान से देखना, आई, देखो ये जो लिख रहे थे ये सारी बात ये थी, ठीक है ना, ध्यान से देखना ये थी। तो मतलब आई डी एल क्रॉस आर अपॉन में मैं क्या कह रहा हूँ, आप आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना रखेंगे, आप पहले से आर वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड का क्या है बताओ, स्क्वायर, वही है ना। तो दोनों को गुना करेंगे, आर को आर स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, आर क्यूब। तो देखो यही चीज़ आ गया, यही चीज़ मैंने लिखा था, समझ आ गया। तो यहाँ से आपको ये डायरेक्शन मिल जाएगा, ये आपको ये जो आपने लिखा है तो डीबी पर देखो वेक्टर चढ़ गया और ये पूरा डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ ये हमको मिल गया पूरा मैग्नेटिक
फील्ड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जिसकी मैग्नीट्यूड होगी μ0/4π I dl sin थीटा अपॉन में r²। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो अब देखिए ध्यान से, dl क्रॉस r, याद है क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों ने करा होगा क्लास 11 में। क्लास 11 के बिना तो फिर 12 दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना। क्लास 11 बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, उसको याद रखना है। तो कैसे करते थे, मान लो कोई वेक्टर ए और बी को क्रॉस प्रोडक्ट करते थे, तो कैसे करते थे, उसका डायरेक्शन कैसे निकालते थे, याद है। राइट हैंड थंब रूल कुछ बताए होंगे सर, आपको याद होगा। अच्छा चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ बता रहा हूँ, देखिए यहाँ देखना बाबू ध्यान से, आपका है क्या, देखो तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। देखो डीएल वेक्टर किधर है, देखो जैसा लिए हैं उसके अकॉर्डिंग ऐसा है डीएल वेक्टर, ठीक है। और आर वेक्टर किधर है, ये। तो देखो ध्यान से, डीएल पे आपको या तो अपने राइट हैंड का ये रखना है या ये रखना है, दोनों में से एक रखना है, ठीक है। तो देखो ऐसा रखोगे, पहला वेक्टर देखो, पहले कौन है डीएल, बाद में कौन है वेक्टर आर, डीएल क्रॉस आर। तो डीएल पे आपको ये रखना है या ये रखना है, ठीक है। तो आप कहोगे सर कैसे ये रखेंगे कि ये रखेंगे, तो ध्यान से देखो, ऐसा रखना है कि दूसरे वेक्टर की तरफ आपकी ये हथेली होनी चाहिए, ये दिख रही है। तो देखो ध्यान से, अगर डीएल ये है, आप ये रख दोगे, तो क्या आपकी हथेली दूसरे वेक्टर की तरफ है, दूसरा वेक्टर आर वेक्टर यहाँ है, दिख रहा है। ये एंगल कितना था थीटा, तब देखो ऐसा है। तो आप खुद देखो, क्या आप ऐसे रखते हैं तो आपका हथेली जो वाइट पाम जो है ये आपको उसकी दूसरे वेक्टर की तरफ है क्या, नहीं, पीछे वाला पोर्शन है ना। तो आपको ऐसे रखना होगा, या तो ये रखेंगे या तो ये रखेंगे। देखो डीएल पे रख दिया, और किधर रखना, किधर जाना है आर की तरफ। आर किधर है, इस तरफ, इमेजिन करो आर यहाँ है, तो डीएल और क्रॉस आर, तो हाथ को जैसे मोड़ते वैसे मोड़ो, मोड़ दिया तो किधर गया इनसाइड, थंब किधर गया इनसाइड। तो डीएल क्रॉस आर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर किधर होगा, इनसाइड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, समझ आया। तो यहाँ पे आपका डीबी वेक्टर जो होगा वो कैसा होगा, क्रॉस से क्या डिनोट करते हैं इनसाइड, और डॉट से क्या डिनोट करते हैं आउटसाइड, तो ये इनसाइड होगा। एक तरीका ये है, प्लीज़ फिर से सुनो, डीएल क्रॉस आर मैंने करा, डीएल और आर वेक्टर इधर, तो डीएल पे ऐसा रखना है, इसको रखना है या इसको रखना है। ये रखेंगे तो हथेली हमारा दूसरे वेक्टर की तरफ नहीं है, तो ये नहीं रखना है, हथेली आना चाहिए दूसरे वेक्टर की तरफ, तो आ रहा है ये रखेंगे। और डीएल क्रॉस आर तो किधर जाएगा इनसाइड, एक तरीका ये है। दूसरा कल आपको बताए थे कि आपको करेंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रखना है और इसको कर्ल करना है। तो देखो जैसे ये था वायर, देखो ये, और इसमें करेंट की डायरेक्शन में थंब को रखो, इसको कर्ल करो। कर्ल किया तो बताओ, कर्ल करोगे तो ऐसे ही कर्ल करोगे तो बताओ डीबी पे कैसा जाएगा, इनसाइड की आउटसाइड, इनसाइड। तो देखो दोनों से तुमको इनसाइड मिल रहा है। तुम्हें जिससे डायरेक्शन लेना हो, याद रखिएगा पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेटा एक बात को याद रखना, राइट हैंड पूरा आपका का यूज में आएगा, ठीक है। राइट हैंड से ही हम लोग हर जगह इसका डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो अब आप डायरेक्शन की बात हमने कही थी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप हेडिंग डालेंगे, लिखिए तो कल लिखे थे वहाँ से आगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय बायोट सावर्ट लॉ, लिखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय बायोट सावर्ट लॉ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय बायोट सावर्ट लॉ, ठीक है बेटा। फिर से ये डायरेक्शन करें, ये डायग्राम आपको बनाना है और ये इतना बस लिखना है। देखो ये बस लिखना है, ये सब आपका रफ था आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये नहीं लिखना है डायग्राम, और ये ऊपर वाला सारा।
हो गया? हो गया? चल, अच्छा एक चीज़ और देखना ध्यान से बाबू, जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, याद होगा ये, इसको कैसे, ये इसका रिजल्ट क्या आता था? ए बी साइन थीटा, ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया ए बी। जहाँ पर देखो ध्यान से, ए क्या होता था? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या होता था? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या होता था? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। समझ में आया? ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन डायरेक्शन क्या आपको पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है? क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है? स्केलर या वेक्टर? हाँ, स्केलर वेक्टर। और डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता था? स्केलर। ठीक है, वर्क कैसे पाते थे? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, याद है ना? वर्क, दैट्स वाई वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं किससे मिल रहा है इसका डायरेक्शन? डॉट प्रोडक्ट से। तो इसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ साथ क्या होगा? डायरेक्शन। दैट्स वाई मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ए बी साइन थीटा इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन क्या होता है? तो लास्ट में यही एन कैप लगता था, जो कि आपको यूनिट वेक्टर इसके मैग्नीट्यूड के साथ इसका डायरेक्शन बताता था। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट का याद रखो हमेशा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा, जो वेक्टर, मैंने अभी भी कहा कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है? वेक्टर देता है। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा वो हमेशा याद रखिएगा एक वेक्टर होगा जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगी, डायरेक्शन भी होगी, और वो जो डायरेक्शन होगी उस रिजल्ट का, वो हमेशा ये दोनों वेक्टर जिसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया था, जैसे ए और बी का, तो ए और बी वेक्टर जिस प्लेन में पाया जाएगा ना, इसका रिजल्ट जो ये आया है, ये जो नया वेक्टर आया है, ये उसके परपेंडिकुलर होगा हमेशा। जैसे देखो, अभी भी देखो, आपने ये बात कहा मैंने, तो इस बात का प्रूफ होता है, यहाँ मैं कर देता हूँ। तो कोई डीएल क्रॉस आर है, ये भी तो एक क्रॉस प्रोडक्ट है कि डॉट प्रोडक्ट है? क्रॉस प्रोडक्ट है ना। तो देखो डीएल ऐसा और आर वेक्टर इधर, बताओ बोर्ड के प्लेन में दोनों था, ये वेक्टर और ये वेक्टर बोर्ड के प्लेन में था। ठीक है, लेकिन देखो डीएल क्रॉस आर किधर गया था? इनसाइड। इनसाइड बताओ, बोर्ड के प्लेन का चाहे इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो, दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। याद रखिएगा, जिस दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप करेंगे, वो दोनों वेक्टर जिस प्लेन में पाया जाता है ना, उसका रिजल्ट क्रॉस प्रोडक्ट का हमेशा उसके क्या आएगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्शन पे बात कर लिए, ये कहानी हो गई ख़त्म। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, ज़रा निकालना, बोर्ड में बहुत बार आता है। क्या चीज़ कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। चलिए इसका डायमेंशन निकालिए। तो अभी दिया मैंने क्वेश्चन आपको ये, ठीक है, बनाइए। फाइंड द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। कल रिलेशन बताया था, है ना, उसी रिलेशन वाले टर्म से ये निकल जाएगा। निकालिए जल्दी से। मैं चाहता तो ऑप्शन भी दे सकता था, 4 दे देता हूँ। चलो, ऑप्शन ए L² T², ठीक है। ऑप्शन बी L-2 T²। ऑप्शन सी L-2 T-2, ओके। एंड ऑप्शन डी L-1 T-2। देखते हैं किनका सही आता है। डायमेंशन आता नहीं निकालने, क्लास 11 वाला नहीं, 11 में समझ वहीं पढ़े वहीं छोड़ दिए, नहीं पढ़ाई हुआ, 11 पढ़वे नहीं किए, 12th में एडमिशन लेता है। 11 पढ़ा होगा ना कहीं कहीं, सीधा 12th में एडमिशन लिए। अच्छा ठीक है, ट्राई करिए। कल मैंने बताया था ना इक्वेशन,
जितना आता है कोई बात नहीं है, नहीं आएगा कोई बात नहीं है। बाबू इधर देखिए, नहीं आएगा कि होगा? कोई बच्चा अगर कर रहे हैं तो रुक जाएंगे, नहीं होगा, किसी से नहीं होगा। अच्छा इधर देखिए, कोई बात नहीं, इधर देखिए, कल एक रिलेशन निकाले थे, इधर देखिए रिलेशन क्या आया था, C इक्वल टू रूट ओवर बोलो एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, यही ना आया था, आया था। यहाँ से बताओ रूट ओवर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/c। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, ये आया था ना कल रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये इधर आ जाएगा तो ये बट्टे में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर रूट हटाना है तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इक्वल टू, अगर रूट हटाना तो इधर स्क्वायर करना पड़ेगा, 1/c² करेंगे। तो अब बताइए ज़रा, इसका डायमेंशन क्या था, c क्या था, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो उसका डायमेंशन क्या होता है, LT-1, ठीक है ना। तो ये आप डालोगे यहाँ पे LT-1, तो बताओ ये स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो यहाँ से क्या आएगा, 1/L² T-2 आएगा। ये ऊपर जाएगा, ध्यान से देखो, ये 1/T² है, ये L² है। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, L-2 और T का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका डायमेंशन हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लिख लीजिए। ये पूछता है प्लीज़ CBSE और बिहार बोर्ड भी आपको ऑब्जेक्टिव में कई बार। इलेवेंथ यहाँ कौन कौन पढ़े जो है अभी, 1 2 3 4 5 6 7, देखो देखो अब सब हाथ उठा रहा है, पहले कर रहे थे सब 12th में आए। लिखिए लिखिए, बात नहीं करिए। हो गया, चलिए इधर देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। इधर देखिए, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर अगर है आपका, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी पोजीशन पे, ध्यान से देखना बाबू। अब जो नहीं पढ़ा उससे बाद की बात है, अभी जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ आ जाएगा। इधर देखो, अगर ये मान लीजिए एक फाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, ठीक है। मैंने मान लिया कि इसमें टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये करंट हमारा
इसमें फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, आई, ओके, ये दिखा दिया। अब इससे कुछ दूरी पर मान लेते हैं आपसे, ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ए है, ठीक है, इस ए डिस्टेंस पे हमसे पूछ रहा है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड बताइए कि कितना होगा, ठीक है। सुनना ज़रा, ये एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ सब पढ़ रहे हैं, मतलब बायोट-सेवर्ट लॉ का यूज करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ए डिस्टेंस में एक पॉइंट है जहाँ वी हैव टू फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड, ओके। ये पॉइंट कोई मान लेते हैं पी है, ठीक है, चलो यहीं पर निकालना है। इसके लिए हम क्या क्या करेंगे ध्यान से समझिए। बायोट-सेवर्ट लॉ कैसे लगाते हैं, क्या पूरे वायर के लिए कि छोटा सा करंट एलिमेंट के लिए? करंट एलिमेंट के लिए कल पढ़े हैं, है ना, तो करंट एलिमेंट हमको फिर से मानना पड़ेगा एक जगह, ठीक है। तो देखो मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक करंट एलिमेंट मान लिया आइडियल, जैसा कि पहले भी बात कर चुके हैं, आइडियल, ठीक है। और ध्यान से समझिएगा, इतना छोटा है, जैसे ध्यान से देखो, अगर ये डीएल माना है ना, तो आपको इसकी लेंथ यहाँ से, कहाँ से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से इसकी लेंथ मानना पड़ेगा एल। अगर ये डीएल माना है तो एल लेना पड़ेगा, एक्स डीएक्स मानोगे तो एक्स लेना पड़ेगा, ऐसा सेम वेरिएबल लेंगे तभी आपका इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब देखो देखिए मैं क्या करता हूँ, इस एंड से इस पॉइंट को यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ और इस एंड से इस पॉइंट को यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। सुनना ज़रा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी बाबू? ये थी हमारी ए, जो पहले भी आपको बात कर चुका हूँ। चलो अभी फिर से अब ज्वाइन कर देते हैं ये, ठीक है। ये डिस्टेंस था ए, ओके, ए। अब देखो एक एक एंगल, जैसे ध्यान से आपको पता होगा कि डीएल जो आपने माना है उससे सर दूरी कितनी है, तो उस डिस्टेंस को भी दिखा देते हैं, तभी तो लगाइएगा बायोट-सेवर्ट लॉ। तो देखो यहाँ से इसका डिस्टेंस है, मान लिया हमने आर, खुद से माना है, ठीक है। ये डीएल देखो, तो तुम्हें याद होना चाहिए कि सर डीएल वेक्टर के साथ कहीं ना कहीं एंगल होता था, ठीक है। या तो इधर एक काम करते हैं ना, रुक जा सुनना, सुनो, ज़्यादा बेहतर है कि आपको हम नीचे कर देते हैं, जिससे आपको ज़्यादा समझ आएगी। रुक जाओ, देखो, चलो यहाँ से आपको कर देते हैं, ठीक है। ये आपका आ गया ए, ये आ गया ये वाला एंड, ये आ गया आपका ये वाला एंड, ठीक है। सुनो, और यहाँ पे हम ले लेते हैं डीएल, देखो ये डीएल, ठीक है, आई डीएल। और इससे आपको हमें ज्वाइन कर देना है, देखो ये जहाँ हमें निकालना है, ये आपका कितनी दूरी पे बाबू? आर डिस्टेंस। ये कितनी पे था? ए। ध्यान से देखो, ये एंगल हमको पता रहता है, यही तो हमको हमारा बायोट-सेवर्ट में लगाते हैं, कितना? थीटा, याद है? थीटा। अब सुनो ध्यान से, इस पॉइंट पे हमें निकालना है बेटा, ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे हमें निकालना है नेट मैग्नेटिक फील्ड, इस पूरे करंट कैरिंग वायर की वजह से, ठीक है। हमें लगाना है बायोट-सेवर्ट लॉ। हमने क्या करा कि इसका इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इससे? ए है। हमने क्या किया, वायर पे एक डीएल एलिमेंट हमने चूज करा, ठीक है। अभी तो फिलहाल इसको हटाते हैं, आइडियल को, डीएल लेंथ का एलिमेंट चूज कर लिया, ठीक है। देखो, और यहाँ से देखो, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल,
ठीक है, एल जो वहाँ पहले भी ले चुके थे। ठीक है, ये सारी बात हम ले कर लिया। अब ध्यान से देखो ये एंगल कितना बना रहा है, सारा का देखो ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे। ये रेफरेंस लाइन होगी हमारी, ठीक है, इस लाइन से। अब देखो यहाँ से इसकी एंगल हम मान लेते हैं ये थीटा खुद से, ओके। और यहाँ देखना ये इंड इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है कितना, ये बना रहा है θ1। एक एक करके एंगल देखना, और इस यही लाइन से सब एंगल है, देखो ध्यान से। और ये इंड आपका जो मिल रहा है ये एंगल बन रहा है हमारा, यहाँ लिख देता हूँ, देखो θ2। ठीक है, तो ये θ1, ये θ2। ये रेफरेंस लाइन से ये एंगल हो गया θ1, ये एंगल हो गया θ2। ठीक है, और ये DL जो हमने चूज करा है वो इसके साथ रेफरेंस लाइन से एंगल कितना है, θ। ठीक है, अब एक कहोगे कि सर θ यहाँ है, तो एक काम कर दो, इसको बदल लो। हाँ, θ यहाँ लिए है ना, इसको बदल देते हैं, दोनों एक ही जैसा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बदल दो, इसको ले लो फाइव, ओके, अपनी मर्जी। ये फाइव ले लिया, ये क्या ले लिया, θ। अब देखो द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, सुनना, द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल करेंट एलिमेंट, ओके। तो बताओ इसके वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट, dB इक्वल टू μ0/4πI sin थीटा अपॉन में r²। तो बाबू थीटा ही है ना, ये थीटा ही है तो हमने ले लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो sin थीटा अपॉन में r², और ये r ही लिया था जहाँ निकालना है, ठीक है, वो हमारा, तो इसीलिए r² ही कर दिए, ओके, एज इट इज। अब थोड़ा सा फाई के देखो, फाई जो है देखना, तुम्हें किसके लिए निकालना है, क्या सिर्फ इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए निकालना है, पूरे वायर की वजह से। तो हमने छोटू सा DL की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकाला, ठीक है। अब तुम्हें करना है पूरे वायर के लिए, ध्यान से समझना, तुमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरे के लिए। तो इस छोटा से के लिए कितना होगा, उसके लिए कैसे इंटीग्रेट करोगे। तो देखो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इससे एक इंड कितना एंगल बना रहा है, θ1, और दूसरा इंड कितना एंगल बना रहा है, θ2। ठीक है, और ये कितना एंगल बना रहा है, फाई। समझ आ रहा है। तो सुनो, फाई के टर्म में अगर लाओगे मैग्नेटिक फील्ड को, तो उसी को तुम इंटीग्रेट कर सकते हो θ1 से θ2, तो पूरे वायर के लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो अभी तो हमारा थीटा के टर्म में है, हमको क्या करना पड़ेगा, फाई के टर्म में। कैसे लाओगे, तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल कितना है, 90। ऑब्वियस सी बात है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये 90 है, ये थीटा है। तो बताओ ये फाई, ये थीटा इक्वल टू फाई के टर्म में कैसे लिख सकते हो, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90। और 180 होता है ना पूरा, इसका और इसका सम क्या हो जाएगा, 180। तो ये 90 उसमें से चला गया, तो बचा कितना, 90। तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू कितना, 90। तो एज वी नो दैट, दिख रहा है हमको कि थीटा प्लस फाई इक्वल टू कितना है, 90, ओके। तो आप थीटा को फाई के टर्म में कैसे लेंगे बाबू, तो 90 माइनस फाई लाएंगे, इसको पुट कर दो। तो dB इक्वल टू हमारा क्या आ गया, μ0/4πI sin 90 माइनस फाई अपॉन में r², ओके। तो dB इक्वल टू μ0/4πI और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। देख यहाँ पर फाई है तो कॉस फाई, तो कॉस फाई अपॉन में कहते ये क्या हो जाएगा, r² आ गया। तो अभी तो फिलहाल इसको पहले लिखे सारे को, फिर आगे बढ़ते हैं।
इसको आप मान लेना बाबू इक्वेशन 1, ओके, इक्वेशन 1। एक डेरिवेशन आपका ये जो है सारी बोर्ड्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। हो गया। अब देखिए, हटाएं, रुक जाए। नोट्स अच्छा बनाइएगा ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पढ़ने को मिले, पता चले कि अपना ही राइटिंग खुद समझ नहीं आ रहा है। हो गया। अब देखो, ध्यान से समझिए। देखो इक्वेशन 1 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? अच्छा नीचे कर देते थोड़ा, अब दिख जाएगा। दिख रहा है ना? और नीचे, ठीक है, अब दिख रहा है। अब देखिए इक्वेशन 1 आपको दिख रहा है तो ध्यान से समझिए कि हमें ये छोटे से एक करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई है, हमें पूरे वायर किस लिए चाहिए, ठीक है। तो देखो द मैग्नेटिक फील्ड, देखो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल करंट कैरिंग, ठीक है, वायर, पूरे की वजह से कितना हो जाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करिएगा, इसको इंटीग्रेट करिएगा मतलब बी आ जाएगा, पूरे के लिए, छोटा के लिए डी बी, तो पूरे के लिए बी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, तो एक बार डाल लो पूरे को, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल कॉस फाई अपॉन में आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो ज़रा, तुम्हें इंटीग्रेट करना है इस चीज़ को, इंटीग्रेशन अब देखो तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये पता है नहीं इंटीग्रेशन। हाँ तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एल के, जो डी एल होता है, डी एक्स होता है, उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। तो एल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, और वेरिएबल क्या क्या है, वेरिएबल आपका फाई है, आर है, सारा चीज़ है ना। एक मिनट देखना इधर प्लीज़, देखो ये डायग्राम को, आपको पता है डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल पूरे में बनेगा तो पूरा वायर बन जाएगा, एल आ जाएगा ना, लेंथ एल, ये एल की बात नहीं करें, पूरी लेंथ की बात करें, पूरी वायर आ जाएगी। अब समझना ध्यान से कि ये जो आर है ये वेरिएबल है, अगर डी एल यहाँ लेते तो अलग आर होती, यहाँ लेते तो अलग आर होती, हर डी एल के लिए आर हमारा क्या है, वेरिएबल है। ऊपर से फाई भी क्या है, वेरिएबल है। ये क्या है, एक एंड देखो तो कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, θ1, एक एंड कितना बना रहा है, θ2, θ1 से θ2 तक पूरा फैला पड़ा है क्या, फाई।
तो हमें इंटीग्रेट करना है, दो दो वेरिएबल है और कर रहे हो तुम एल के रेस्पेक्ट में, ये होगा नहीं। हमको सबको एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा। एक वेरिएबल में हम कैसे लाएंगे, ध्यान से देखिए। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना। मैं थोड़ा कलर इसको बढ़ा देता हूँ, देखो ध्यान से। इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, इसको, इस राइट एंगल ट्रायंगल को, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अब मैं दो बातें लगा सकता हूँ। एक पहले निकालने जा रहा हूँ tan फाई। बताओ tan फाई कितना हो जाएगा, क्यों निकालूंगा ये बात करेंगे। पहले बताओ tan फाई हो कितना जाएगा। पहले तो ये बताओ कि बेस को इस ट्रायंगल में ये फाई एंगल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो बेस कौन हो गया, हाइपोटेनस कौन हो गया, परपेंडिकुलर कौन सा हो गया। ये हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो बाबू आप tan फाई लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिखेंगे। तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ। इसका नाम चाहो तो नाम दे सकते हो, या हाँ दे दो ना, कोई दिक्कत है, नाम दे दो। ए पी है ही, और इसको दे दो, चलो बी सी दे देते हैं, क्योंकि बी तो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल क्या लिखोगे, ए पी सी। तो यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल, कलर नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा, तो इसलिए ये वाला कलर दे। देखिए, इन ट्रायंगल ए पी सी tan फाई इक्वल टू आपका हो जाएगा L अपॉन में, देखो L अपॉन में A हो जाएगा, L अपॉन में L। अब तुमको किसको चेंज करना है, DL को। यहाँ देखो सारा चीज़ों को, तुम्हें किसको चेंज करना है, DL को। सबको फाई के टर्म में लाते हैं, फाई के टर्म में, तभी ना आप फाई के टर्म में लाएंगे, तभी ना θ1 से θ2 तक इंटीग्रेट करेंगे। तो फाई के टर्म में लाना है तो DL को चेंज करना है। अब बताओ जरा यहाँ से कि कैसे करोगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ से L इक्वल टू क्या कर देंगे, A tan फाई, दिख रहा है। अब DL कैसे कर सकते हो बताओ। तो इस इक्वेशन में DL कैसे ला सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करके। कैसे ला सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करके। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहेंगे, तो फाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब देखो DL बाई डी फाई, क्यों फाई के रेस्पेक्ट में, क्योंकि फाई के रेस्पेक्ट में ही लाना है, तभी तो ये डिफ्रेंशिएट होगा। तो ए देखो DA tan फाई अपॉन में डी फाई, ठीक है। एक एक करके देखते चलिएगा। और तो यहाँ से देखो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये तो यही रह जाएगा। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। tan फाई का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर फाई, कितना होता है, sec स्क्वायर फाई, ठीक है। तो DL बाई डी फाई आपका आ गया किसके बराबर, A sec स्क्वायर फाई हो गया। तो यहाँ से DL इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, DL इक्वल टू देखो DL इक्वल टू आ गया A sec स्क्वायर फाई डी फाई, आ गया। क्या आ गया, A sec स्क्वायर फाई डी फाई, क्या आ गया आपका, DL को हमने फाई के टर्म में ले आया, हम लोग ले आए, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको ऐसा कर देते हैं, ठीक है, ऐसा ये आया। तो पहले तो आप लिखो ये छोटा सा इसको लिखिए, इसको पूरा, ठीक है। जैसे जैसे कहते जाते हैं नोट्स बनाते जाइए, समझने में दिक्कत हो बोलिएगा। लंबा सा डेरिवेशन है तो वक्त तो लगेगा। ऊपर कर दें,
अरे तो यहीं तक तो लिखना है ये, तो ऊपर कहाँ क्या करेगा? नीचे, अच्छा ये वाला। हाँ तो ये एक लाइन है, लिख लो। पहले वो लिखना था, ये लिखना था, बोले चलो कोई दिक्कत, वो लिख लिए, इसे लिख लो उसके बाद। हाँ तो एक ही बार ना बोल सकते हो, रुक जाओ, ये पहले लिख लो फिर मैं कर दूंगा, ठीक है? ये पहले ऊपर वाला लिख लो। रुक जाओ, ये पूरा लिखो पहले, ठीक है? उसके बाद मैं बताऊंगा ना कैसे लिखना है, काहे लग घबरा रहे हैं? जो क्या बोला हूँ मैं पहले, अब पहले इसको लिखना है, उसके बाद अब कुछ तुम लोग ऊपर करवा रहे हो ना, मैं बोलूँगा कि क्या लिखना है, हड़बड़ाना नहीं है। हो गया। अब आप लिखिए जो लिखवा रहे हैं, ये जो लिखना है अब आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? तो देखो आप लिखेंगे, अब ये पूरा लिखो, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल करेंट कैरिंग वायर। अब ये लिख लो उसके नीचे। लिख लिया यहाँ तक? लिखा तुम ही को कह रहे लिखे। हाँ क्यों, उतना वक्त तो दिए। अच्छा तो दोबारा लिख लेना, रुक जाओ। अरे कितना धीमे हो तुम लोग। लिखो, ये 4 लाइन लिखने में तुम लोग को आधा घंटा लगता है जी। यहाँ तक ये पूरा लिख लिया ना, अब हो गया। अब आपको बोले थे कि बस एक ये लाइन पूरा लिख लीजिए। इसको मान लेना है बाबू क्या, इक्वेशन 2, ठीक है? ओके, इक्वेशन 2, ठीक है? इसमें क्या क्या वेरिएबल था देखो, सबको फाई के टर्म में डीएल एक वेरिएबल था, उसको ले आए। अब सिर्फ क्या बचा है, आर को, आर स्क्वायर को चेंज करना है, ठीक है ना, आर को। तो अब देखो फिर से डायग्राम देखना पड़ेगा। इधर देखिए, ये देखो इधर, इस ट्रायंगल में जो रेड से दिखाए थे, इस ट्रायंगल में प्लीज़ देखना बाबू, आर कैसे चेंज कर सकते हो? तुम्हें पता क्या है, क्या एल तुमने खुद लिया था ना? हाँ लिए थे। ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, तो ए और आर के बीच रिलेशन लाना है, और ये एंगल पता है। बताओ इसमें क्या लगाओगे? ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का कौन सा लगाओगे? कॉस थीटा, मतलब कॉस फाई, साइन फाई, टेन फाई, क्या लगाएंगे? कॉस फाई ना। क्यों? क्योंकि ये बेस और ये हाइपोटेनस, इन दोनों के बीच रिलेशन आ जाएगा। तो लिखिए, देखो प्लीज़ देखना इधर, कॉस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर, ए अपॉन आर। तो देखिए इधर देखिए, वही इन ट्रायंगल ए पी सी कॉस फाई इक्वल टू आपका आ जाएगा ए अपॉन में आर। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए अपॉन कॉस फाई आ गया। तो देखो आर भी चेंज हो गया फाई के टर्म में, सारा चीज़ चेंज हो गया। ओके, यहाँ तक प्लीज़ लिख लीजिए। इसलिए ना कि इधर से बोल रहा था कि ऊपर कर दिए, नीचे कर दिए, तो हम इसीलिए कहें, जब कहते हैं उस टाइम आप लिख लो ना, तो कोई दिक्कत नहीं, साथ साथ आप कर लेंगे। अरे मेरा लैंग्वेज है बाबू, ये हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, तो प्लीज़ बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो। हो गया।
चलिए तो देखो अब ध्यान से देखो, इक्वेशन 2 में सारे चीज़ों को पुट करना है। क्या क्या चीज़ों को सुनिए ध्यान से, एक dl को और दूसरा किसको, r को। ठीक है, तो लिखिए जो मैं इसके यहाँ तक लिखने के बाद जो लिखा रहा हूँ सो लिखो। क्या लिखा रहा हूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ dl and r in equation 2। Put the value of dl and r in equation 2। ठीक है, तो पुट करिए। आपके पास इक्वेशन यहाँ है, देखो b इक्वल टू, अब बोर्ड पे देखिए फिर लिखिएगा। ठीक है, मैं टाइम दे दूंगा। इधर देखो, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई, प्लीज़ देखना इधर, आई और dl को क्या बोलोगे, dl अभी भी निकाले, a सेक स्क्वायर 5। देखिए a सेक स्क्वायर 5। ठीक है बाबू, और दूसरा क्या है आपका cos 5 है ना, पहले से है। और क्या है चीज़ें बताओ, नीचे r स्क्वायर, तो r स्क्वायर को अभी भी r का वैल्यू निकाल लाए हो, कितना लाए हो, a अपॉन cos 5, तो वो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और ऊपर में चला जाएगा कितना cos स्क्वायर 5। ठीक है, अब खुद देखो तो ज़रा क्या क्या कटेगा। सेक स्क्वायर 5 को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन cos स्क्वायर 5, आइए cos स्क्वायर 5 दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो देखो सेक स्क्वायर 5 cos स्क्वायर 5 खत्म। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा, a से आपका स्क्वायर चला जाएगा, है ना, तो इसका पावर कितना बच जाएगा 1। ठीक है, तो अब इसमें से देखना सिर्फ, हाँ d5 छूट गया ना, हाँ तो लास्ट में लिख दो ना, हाँ छूट गया, सही बात, वो आगे ऐसे भी आ जाता है। चलो d5, तो अब आपको देखो इसको सिंप्लीफाई कर दिए, सबसे बहुत आसान हो गया। अब देखो इसमें से कांस्टेंट क्या क्या इंटीग्रेशन से कांस्टेंट बाहर आता है, क्या क्या बाहर आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई। आगे बताओ क्या नीचे a बचा है, हाँ a परपेंडिकुलर डिस्टेंस था बेटा लाइन से पॉइंट का, तो वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आएगा। और कुछ बाहर आएगा क्या, देखो तो नहीं आएगा। बचा क्या चीज़ अंदर में, देखो cos 5 d5, देखो कितना आसान इंटीग्रेशन हो गया, cos 5 d5, कोई दिक्कत। अच्छा आई आगे आ जाएगा, ये रह गया। ठीक है, क्या बच गया आपका सिर्फ अंदर में cos 5 d5। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तुम अब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, d5 dx जो होता है उसके, तो किसके रेस्पेक्ट में, फाई के रेस्पेक्ट में। और ये भी फंक्शन किसका है, कोसाइन फंक्शन है फाई का, तो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको। हमें फॉर्मूला पता है, cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ साइन x dx का माइनस cos x, और cos x का प्लस साइन x। ठीक है बेटा, उल्टा बोल दिए थे आपने, कंफ्यूज हो जाते हो। तो देखो किसका आएगा, क्या प्लस का साइन 5। ठीक है, तो सुनना पहले तो ये बात अब खत्म है डेरिवेशन, सुनो ध्यान से। हाँ ये फाई तुम्हारा वेरिएबल था, इधर देखिए फाई वेरिएबल था, ये कहाँ से कहाँ तक था, देखो ये फाई एंगल कहाँ से कहाँ पूरे के लिए फैलेगा, θ1 से θ2। सुनना ध्यान से, ये है आपका वायर, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है पॉइंट, ध्यान देना। ये है देखो ध्यान, एक इंड तुम्हारा एंगल बना रहा है θ1 और दूसरा इंड बना रहा है θ2। देखो ध्यान से, ये सारा रेफरेंस पोजीशन ये है, तो यहाँ से तुमने सब कैलकुलेशन किया है। तो देखो ये एंगल कैसा है, मेरा हाथ को देखो कैसा मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ये कैसा मूव कर रहा है, क्या दोनों एंगल अलग अलग डिफरेंट सेंस में है, मतलब अपोजिट है, तो एक को प्लस लेंगे और दूसरे को माइनस लेंगे, याद रखिएगा। तब इसका लिमिट पड़ेगा और ये सॉल्व हो जाएगा। देखो ख़त्म कहानी है इसके। तो आपका यहाँ से देखो थोड़ा सा ये बचा है, तो देखो b इक्वल टू म्यू नॉट आई, इसका लिमिट पड़ जाएगा -θ2 से प्लस का θ1। ठीक है, तो एक पूरा ना, एक प्लस और एक माइनस। तो यहाँ से देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, इसका इंटीग्रेशन पता हो चुका है, बोल दिया हूँ मैं, साइन 5 कहाँ से कहाँ, -θ2 से प्लस का θ1। ठीक है ये, तो अब यहाँ से
एक लाइन का और बचा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। अब बताइए, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा 1 और माइनस साइन माइनस का थीटा 2। कोई बताएगा साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, बहुत बढ़िया। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपका b इक्वल टू बेटा आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ये आ जाएगा आपका साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यही होता है फाइनल एक्सप्रेशन। समझ आया? तो लिखिए, एकदम सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा ये 4 मार्क्स 5 मार्क्स में आता है डेरिवेशन, तो आप थोड़ा याद रखेंगे तो लिख लो। हर एक स्टेप मैंने अच्छे से आपको समझाते हुए पूरा करा दिया है, ठीक है बेटा, लिख लो। नीचे कर दें, अच्छा या ऊपर कहाँ से लिखना था बताओ, यहीं से है, ठीक है, लिखिए। सबसे बड़ा डेरिवेशन था ये। अब इस चैप्टर में कोई बड़ा नहीं है, बस आज ये सबसे बड़ा मेहनत हम लोग कर लिए, ठीक है। अब इतना बड़ा कोई डेरिवेशन नहीं है। बहुत टीचर्स क्या हैं, डायरेक्ट आपको इसका आंसर लिखा देंगे, बहुत लोग, है ना। और मैंने आपको बकायदा डिराइव कर दिया है। नहीं, अगर आंसर लिखा भी देते हैं ना, जो जेई नीट के लिए मतलब बच्चे को पढ़ाते हैं, तो उनको एप्लीकेशन की ज़रूरत है, इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल उसको बनाना है। तो डायरेक्ट आंसर भी लिखा दी तो कोई गलत नहीं रहता है, ठीक है। हाँ, बोर्ड लेवल के लिए पढ़ना है, डेरिवेशन करना है। ऊपर कर दें, हो गया सभी लोगों का। इधर देखो बाबू, इधर ध्यान दीजिए। इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड तो हमको पता चल गया, उसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा वो फार्मूला आ चुका है। एक चीज़ बताओ, इसका डायरेक्शन किधर होगा? मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। वहाँ भी डायरेक्शन आने के बाद मैंने देखा कल का जो डेरिवेशन था उसका पहला मैग्नीट्यूड वाइज तो मैंने निकाल के गया था, डायरेक्शन के लिए आज बताया था। इसी तरह वो तो मैग्नीट्यूड बताएगा, लेकिन डायरेक्शन को कैसे निकालोगे? तो देखो जो छोटा सा एलिमेंट की वजह से डायरेक्शन होगा वही सबके वजह से होगा। ऐसे डायरेक्ट लो ना, देखो इधर करंट किधर था, देखो अभी भी दिख रहा है, बॉटम टू टॉप। करंट की डायरेक्शन में थंब, इसको घुमाओ, ये घुमाओगे, देखो घुमाओगे तो पी पर कैसा जाएगा? इनसाइड। तो डायरेक्शन कैसा होगा? इनसाइड। तो याद रखना बाबू, आपका ये डायरेक्शन होगा क्रॉस, ठीक है। तो लिख लो, मैं जो लिखा रहा हूँ लिखिए। द मैग्नेटिक फील्ड at point P, the magnetic field at point P will be inside
तो आपके लिए क्या हो जाएगा बताओ, प्लेन ऑफ द पेपर है ना, आपका प्लेन ऑफ द पेपर, तो लिख लीजिए इनसाइड प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है आपके लिए। चलिए ये टॉपिक होता है यहाँ पे ख़त्म। अब इसका स्पेशल केसेस देखने हैं, ठीक है। तो देखिए इधर जल्दी से बोर्ड पे देखिए, स्पेशल केसेस, ठीक है। देखो इसमें पहला है कि इफ़ करेंट कैरिंग वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है। मतलब देखिए इधर अभी जो वायर आपने लिया था वो क्या था, एक फाइनाइट लेंथ का था। वायर कैसा हो गया अब, इनफाइनाइट लेंथ का। इनफाइनाइट लेंथ बोले तो देखो इधर एक काम करो, देखिए इनफाइनाइट लेंथ का मतलब है आपका डैश डैश डैश, इधर भी डैश 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 अप टू द कितना, इन्फिनिटी, ठीक है। अब खुद सोचिए ज़रा, कि इससे अगर कितना भी पॉइंट दूरी पे आप अगर पॉइंट लेते हैं P, ठीक है, जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, यही नहीं था। तब सुनना ज़रा प्लीज़ देखना, अगर एक वायर था, ठीक है, वायर था, इससे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ पे, इधर मेरे हाथ को देखना, अगर आप कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एक पॉइंट है जहाँ आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, कितना निकाला, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये आया। अब देखो इसका तो भाई तुम्हें पता है ना कि एक एंड यहाँ है, ये एंगल कितना बना रहा था इसके साथ, थीटा 1, मतलब ऐसा, ठीक है। ये वाला एंड कितना बना रहा था, थीटा 2, ये पता था। लेकिन आप देखो ध्यान से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, और इससे बहुत ज़्यादा दूरी पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर, इनफाइनाइट किसने देखा है, बहुत ज़्यादा दूर चला गया और नीचे भी बहुत ज़्यादा दूर चला गया। तो आप खुद सोचो कि ये पॉइंट से एंगल जो तुम जाओगे मिलाने, इसको यही नहीं था, ये मिलाने जाओगे तो ऐसा दूर, जितना दूरी जाएगा ये ऐसा होता जाएगा। मतलब क्या हो जाता है, इनफाइनाइट लेंथ के लिए ये एंगल क्या हो जाता है, 90, और नीचे भी क्या हो जाता है, 90। समझ आ रहा है, मतलब ये लगभग आपका एंगल क्या हो जाएगा, और इधर भी ये दोनों कितनी हो जाएगी, 90। मतलब यार थीटा 1 एंड थीटा 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90, ओके। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A साइन 90 प्लस साइन 90, ठीक है। बताओ साइन 90 का वैल्यू 1, ठीक है। तो म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई A इंटू में कितना होगा, 2, 1 प्लस 1 2, तो 2 2 जा 4, तो B इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई A। बात नहीं करो। अब यहाँ से देखिए B इक्वल टू, एक और फॉर्मेट में आप लिख सकते हो कितना, म्यू नॉट 2I, ठीक है, अपॉन में कितना 4 पाई A। तो देखो दोनों फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, 2 को एज इट इज़ रख सकते हैं, तब 4 पाई A अपॉन में हो जाएगा। अगर काट देते तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई A, तो आप लिख लीजिए, ये आ जाएगा स्पेशल केस पहला। आपका CBSE ने यही है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ये वाला कंडीशन। CBSE बोर्ड ने कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा है, ओके।
तो अगेन आई रिक्वेस्टेड टू यू दैट इसको मेमोराइज करके रखना है, ठीक है, इसको याद करके रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंस है आपका, खास करके इनफाइनाइट लेंथ वाला, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेकेंड लिखिए, केस स्पेशल केस में सेकेंड, इफ़ लिखो, इफ़ करेंट कैरिंग वायर इज ऑफ सेमी इनफाइनाइट लेंथ, इफ़ करेंट कैरिंग वायर इज ऑफ सेमी इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है। अगर सेमी इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो क्या होगा, तो देखिए इधर देखना बाबू, सेमी इनफाइनाइट का मतलब है कि एक तरफ इनफाइनाइट और दूसरे तरफ, मतलब एक तरफ का एंड हमको पता नहीं होगा लेकिन दूसरे तरफ का एंड हमें पता होगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला एंड हमें पता है, ओके, जहाँ हमें उसी के पास में एक पॉइंट है P वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करेंट कैरिंग वायर। वहाँ भी देखो सेम इनफाइनाइट वाला में भी करेंट बहा लेना, दिखा देना, शायद छूट गया था, दिखा लीजिएगा, नीचे या ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, फ्लो करा लो करेंट को। इधर देखो इन्फिनिटी, ओके। अब सुनना ध्यान से, एक एंड ध्यान से देखो, एक एंड तो तुम्हें पता है, एक एंड का एंगल क्या हो जाएगा 90, लेकिन दूसरा एंड का एंगल क्या हो जाएगा 0। दूसरा एंड इस लाइन से कोई एंगल बना रहे हैं, नहीं बना रहा है, ओके। तो देखो एक एंड आपका पता है, ये एंड बन जाएगा 90, ओके। तो देखो हेयर इस केस में क्या होगा, θ1 हो जाएगा 90 और θ2 हो जाएगा 0, ओके। तो आपका B इक्वल टू कितना आ जाएगा, μ0I/4 पाई A साइन 90 प्लस साइन 0। तो आपका B इक्वल टू आ जाएगा μ0I/4 पाई A, ठीक है। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, साइन 0 तो 0 होता है, तो कहानी उसकी ख़त्म है। तो यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, μ0I/4 पाई A, ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो लिख लीजिए, हो गया, दिक्कत कोई भी समझने में नहीं ना बाबू। तो नेक्स्ट लिखो, एक क्वेश्चन लिखिए तो, अच्छा एक और केस बन सकता है कि अगर पॉइंट जो लाइन जो है वायर जो था उसी के, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लिख लेंगे। एक जैसे देखो क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए, जैसे आपका ये वायर है, करंट कैरिंग वायर, देखो, और इसी पे कहीं ना कहीं या इसके अलोंग में कहीं ना कहीं पॉइंट हो, जैसे इस पे पॉइंट, ऐसे देखो इस पे पॉइंट हो
P, ये I। ज़रा बताओ तो इसके वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? इनफाइनाइट लेंथ, फाइनाइट लेंथ और आपको सेमी इनफाइनाइट, इस सब को देख लिया। इसके वजह से कितना होगा? 0। क्यों? θ1 θ2 नहीं बनेगा हैं? पक्का? चलो पहले तो ये चीज़ बताओ, dV इक्वल टू क्या होता है बताओ तो। छोटा सा एक फॉर्मूला जो कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे? μ0/4π/I/dl sin थीटा अपॉन में क्या लिखेंगे आप? R²। ठीक है बेटा, खुद सोचो, क्या इस पे dl तुम कहीं भी लो, dl कहीं भी लो, और dl के साथ इसका जो dl के साथ उसको मिलाते हैं तो r मिलता है। प्लीज़ यहाँ देखना, ये था dl, देखो ये था dl, ये था dl, और यहाँ से कहीं ना कहीं कोई दूरी पे हमको क्या होता था? r दूरी पे निकालना था, ये होता था एंगल थीटा। समझ में आ रहा है ना? dl से वहाँ तक की डिस्टेंस, सेपरेशनल डिस्टेंस क्या कहलाती थी? ये r। समझ में आ रहा है? तो अब देखो, अगर तुम यहाँ पर dl लोगे, चलो ये dl ले लिया, छोटा सा कहीं भी ले लेंगे। करंट dl क्या लेते हैं? करंट की डायरेक्शन में, करंट एलिमेंट IDL, जिसको कल बात किए थे आपको। तो dl जो है, अब इससे यहाँ से इस पॉइंट तक का सेपरेशन r होता है ना? तो देखो सेपरेशन, तो इस बार dl यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन ये r हो जाएगा। ठीक है सर, हम ले लेते, 1 मिनट बस दिखा रहे हैं, देखो ये r हो जाएगा। बताओ dl भी उसी डायरेक्शन में, r भी उसी डायरेक्शन में, कितनी एंगल हो जाएगी? 0। साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। मतलब पूरा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। जब छोटे से एलिमेंट की वजह से नहीं हुआ तो इंटीग्रेट उसको करके क्या लाओगे? कुछ नहीं। समझ आ रहे? मतलब ऐसे कंडीशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या हो जाता है बेटा? समझ में आ रहा है बाबू? तो लिखो, ये पॉइंट पहले लिखो, केस थर्ड, मतलब ये स्पेशल केस तीसरा। 2 तो कर लिए थे, तीसरा कर लिए। लिखिए, इफ पॉइंट इज on the axis of wire, on the axis of wire, ठीक है? तो डायरेक्ट आप लिख लो b इक्वल टू 0, बिकॉज, 1 मिनट रुक जाओ, क्या लिखना है बता दूंगा। बिकॉज थीटा इक्वल टू आपका कितना आया? 0 डिग्री। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से, ये पूरा डायग्राम बना लीजिए, ये बस ये वाला नहीं, ये बनाना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है। ठीक है, खत्म। ठीक है, ये बना लीजिए। आया समझ? तो टोटल कितने स्पेशल केसेस हम लोग पढ़े हैं? 3। एक क्या बोलिए? इनफाइनाइट के लिए, दूसरा सेमी इनफाइनाइट, और तीसरा एक्सिस पे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताओ, यही पॉइंट अगर dl यहाँ लिए हो, इसके नीचे होता तो सब चीज़ देखो, टॉपिक ऐसा पढ़ना है कि उससे कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटे नहीं। अगर ये पॉइंट नीचे होता तो बताओ एंगल क्या होता? dl ऊपर की तरफ, r किधर होता? नीचे की तरफ, एंगल क्या हो जाता है? 180। बताओ साइन 180 भी क्या होता है? 0। दोनों कंडीशन में एक्सिस पर, इसीलिए मैंने लिखा दिया, एक्सिस पे कहीं भी होगा पॉइंट तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। उसमें कोई शक नहीं है। ये क्वेश्चन लिखिए, तो लिखिए जो लिखा रहे थे, लिखिए क्वेश्चन। द मैग्नेटिक, देखिए द मैग्नेटिक magnetic field induction at a point P, which is distant, मतलब दूरी, distant, DISTANT, distant 4 centimeter from a long current carrying wire, 4 centimeter from a long current carrying wire
इज 10 to the power minus 8 टेस्ला, इज 10 to the power minus 8, देखिए 10 to the power minus 8 टेस्ला। टेस्ला कल बताया था ना किसका यूनिट है, टेस्ला किसका यूनिट है? हाँ, तो आगे लिखो, आगे लिखो बाबू। द फील्ड ऑफ इंडक्शन, फुल स्टॉप के बाद, द फील्ड ऑफ इंडक्शन एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेम करेंट वुड बी, ये आपसे पूछा है कितना होगा वुड बी। ऑप्शन है बाबू 3.33 इंटू 10 का पावर माइनस 9 टेस्ला, ऑप्शन बी 1.11 इंटू 10 का पावर माइनस 4 टेस्ला, ऑप्शन सी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टेस्ला, एंड ऑप्शन डी 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 टेस्ला। ठीक है, इधर देखिए ये HW है, इसको आपको प्लीज़ कहीं से बिना हेल्प लिए खुद से बनाना है। एक बात याद रखना बेटा, जब तक कोशिश नहीं करोगे सीखोगे नहीं। और 12th और 11th बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है आगे के भविष्य का। आपने साइंस लिया है तो बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। कुछ जीवन में करना है तो पढ़ना पड़ेगा। एक बात याद रखिएगा, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता है जीवन में। अभी हम लोग क्या है, आप लोग को क्या है कि अभी आप लोग माता पिता पे मतलब हैं तो ठीक है भाई, उनका जब तक जीवन है बढ़िया से आपका जीवन चल रहा है, लेकिन आगे कुछ उनके लिए भी और अपने लिए भी करना है, यहीं पे नहीं रुकना है। तो करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छे से जब हमें पढ़ना ही है, मेरा कहना है कि या तो दो कंडीशन होता है बेटा, ध्यान से सुनो प्लीज़, इधर देखिए। पहला कंडीशन होता है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, फिर बिजनेस बड़ा करिए, जो है कुछ काम दिहाड़ी वारी कमाइए, ठीक है। नहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो फिर अपने ये किसी और को नहीं ठगना है, अपने आप को ठगता है लोग। ना पढ़ के सबसे बड़ी चीट खुद के साथ होती है, क्योंकि जब उम्र होगी ना, आपकी मैच्योरिटी लेवल आएगी आज से 10 वर्ष बाद, और जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि काश मैं पढ़ लिया होता और बेहतर तरीके से, ठीक है। वो काश वर्ड ना आए, आप फुल कहते हैं कि फुल सेटिस्फेक्शन के साथ आगे का उम्र जब पीछे मुड़ो तो तुम्हें लगे कि नहीं मैंने पढ़ाई करा था। ये ऐसा होना चाहिए। इसके लिए आज का वर्तमान आपको अच्छा करना पड़ेगा, आज का जो प्रेजेंट है आपको डेफिनेटली बेहतर करना पड़ेगा बेटा, ये बात याद रखिएगा। और मेहनत करने से, अगर मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि आप मेहनत करो सब बेहतर होगा, ओके। तो आप इसका होमवर्क है, इसको करके लाइएगा, फिर नेक्स्ट डे यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है।